नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज आपको बताएंगे कि ज्वेलरी के लिहाज से डीजीएफटी ने जो नियम यहां पर टाइट किए हैं वेस्टेजेस को लेकर, वो क्या हैं और उसका क्या इंपैक्ट आप देख सकते हैं यहां पर ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री और कंज्यूमर के लिहाज से। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $83 पर बैरल के लेवल्स अब यहां पर वापस लौटे हैं। जो पॉलिटिकल टेंशन में यहां पर कुछ और एस्केलेशन देखने को मिला है, जिसका पूरा फायदा यहां पर खरीदने में देखा। साथ ही बात करेंगे दालों की, जहां पर सरकार काफी सारे मेजर्स ऑलरेडी उठा चुकी है और अब समझा जा रहा है कि शायद प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए चने पर स्टॉक लिमिट लग सकती है। क्या है इसके मतलब, वो भी आपको बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। हमारे साथ होंगे हनीबी के फाउंडर दीपक पारीक और प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर हमारे साथ हैं दिनेश सोमानी जी। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर डीजीएफटी का जो नियम आया है उसके ऊपर कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, अब जब भी हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो ऑफकोर्स सोने के प्राइसेस तो देखते ही हैं, साथ में मेकिंग चार्जेस देखते हैं और वेस्टेज चार्जेस भी देखते हैं। मेकिंग चार्जेस एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे कंज्यूमर समझते भी हैं, लेकिन वेस्टेज चार्जेस बहुत लोग नहीं समझते थे और अब फाइनली एक पॉजिटिव कंज्यूमर्स के लिए है कि उसको डीजीएफटी ने यहां पर टाइटन किया है। कैसे देखते हैं आप जो ये करेक्शन या फिर जो अमेंडमेंट आया है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो नियम है, ये जो नया नियम आया है वो एक्सपोर्ट ज्वेलरी के लिए आया है, जी। डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं आया है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर भी होगा और जो दूसरी टैक्स अथॉरिटीज जो इससे ज्यादा वेस्टेज अलाउ करती थी, वो भी अब इस बात पर ध्यान देगी कि यदि एक्सपोर्ट के अंदर डीजीएफटी ने वेस्टेज के नियमों को इतना टाइट किया है, तो डोमेस्टिक में भी ये क्यों ना फॉलो किया जाए। और जो वेस्टेज के नियम जो उन्होंने चेंज किए हैं, स्टडेड ज्वेलरी जिसमें 5% वेस्टेज अलाउ होता था, अब सिर्फ उसकी जगह 0.75% वेस्टेज अलाउ होगा। जो प्लेन ज्वेलरी है जिसपे 2.5% वेस्टेज अलाउ होता था पहले, उसकी जगह 0.5% ही होगा। तो इस तरह से बहुत सारे नियम चेंज किए हैं। यदि मैं स्टडेड ज्वेलरी की बात करूं, तो यदि कोई भी ज्वेलर 1 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट करता है तो उसे सीधा सीधा यहाँ पर 45,000 रुपए का नुकसान होगा 1 किलो ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने के ऊपर। और यदि कोई प्लेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता था तो उसे 1 किलो के ऊपर सीधा सीधा लगभग 35,000 रुपए का नुकसान होगा। तो यदि आप नंबर्स में देखें तो ये नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है और इस कंपटीशन के अंदर ये छोटे छोटे जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो हम लोग लगभग 150 टन सोना एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरी के रूप में। और यदि सरकार ने ये नियम टाइट किए हैं तो सरकार को इससे सीधे सीधे 500 से 600 करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है, क्योंकि इतना ड्यूटी फ्री गोल्ड होगा, वो कम जाएगा तो उस पर जो ड्यूटी की रिकवरी होगी वो सरकार को मिलेगी। तो ये सरकार के लिहाज से सही कदम है, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से ये सही कदम मुझे नहीं लगता है। हम लोग मैं एक्चुअली करेंगे। जी सुरेंद्र जी, मैं एक्चुअली इंडस्ट्री के लिहाज से आपके यहाँ पे पूछने वाली थी। नेक्स्ट स्टेप मेरा वही था कि जो बड़े इंडस्ट्री है, ज्वेलरी है, उनके लिए शायद ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो मिडिल लेवल हैं या जो सिंगल चेन, 5 स्टोर्स वाले लोग हैं, आपको लगता है वहां पे ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, छोटे ज्वेलर्स को और इवन बड़े ज्वेलर्स को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े ज्वेलर्स होते हैं वो एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, तो उनको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मुझे काफी कॉल कल रात से आ रहे हैं कि इस नियम में बदलाव आना बहुत जरूरी है। बड़े एक्सपोर्टर हों या छोटे एक्सपोर्टर, कल ही लोगों के जितने भी एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट थे वो रुक गए हैं। तो हमें लगता है कि 5% वेस्टेज की जगह 0.75% स्टडेड ज्वेलरी में कर देना ये कोई सही नहीं है। और जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमें प्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है, तो इतना वेस्टेज तो होता ही है। और मेरे ख्याल से यदि स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करके ये कदम उठाया जाता तो मुझे लगता है कि इसका सही परिणाम होता। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी इंडस्ट्री इस बात को लेकर नाराज। सुरेंद्र जी, हम और आप जानते हैं और इतनी बार हम डिस्कशन भी कर चुके हैं कि काफ़ी सारे जो ये नॉर्म्स आते हैं वो बहुत रेयरली रोल बैक किए जाते हैं, स्पेशली जब वो ज्वेलरी और डायमंड इंडस्ट्री के लिहाज से हों। तो आप अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर बातचीत होगी और इंडस्ट्री ऑफकोर्स इससे खुश नहीं है, तो क्या एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बन रहा है? और आपके लिहाज से अगर हम हिस्टोरिकली देख लें तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कुछ रोल बैक हुआ हो या नंबर्स में कोई चेंज आया हो?
नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार के एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी के ये जो नॉर्म्स हैं, ये तो बहुत सालों के बाद चेंज हुए हैं। और मुझे लगता है कि यदि हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से करेंगे और हम प्रॉपरली बताएंगे कि कितना वेस्टेज रियलिटी में होता है, तो सरकार डेफिनेटली हमारी बात सुनेगी, और ये सरकार हमारी बात सुनती भी है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन टिल द टाइम ये सारा कुछ चेंजेस नहीं हो जाता, तब तक हमारी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा एक धक्का है। देखिए, बेसिकली जो ब्लैक शिप्स होती हैं, जो इस प्रकार के नॉर्म्स का एडवांटेज उठा के राउंड ट्रिपिंग करती है, उनके लिए ये इस प्रकार के लूपहोल को प्लग किया जाता है। लेकिन जो जेन्युइन एक्सपोर्टर है, जो जेन्युइन एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो जो छोटा सा मुनाफा भी होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो उससे उनको अफेक्ट होता है। सुरेंद्र तो जी, हम यहाँ पर मुनाफे की बात कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री को, राइट? क्योंकि इतनी ज्यादा वेस्टेज हर पीस पे हर बार तो नहीं होती। नहीं, आप स्टडेड ज्वेलरी की बात करें तो स्टडेड ज्वेलरी में ऑफ कोर्स 5% तो वेस्टेज नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 3 से 3.5%, 3% तक वेस्टेज होता है, ओके। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय मापदंड को फॉलो करना पड़ता है। तो आप ऐसा नहीं कि आप 92 की ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आप 916 बिठा ही देंगे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते समय। आपको उससे थोड़ा सा वेस्टेज, थोड़ा सा प्योरिटी ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो उसमें वेस्टेज ज्यादा बनता है। तो मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन के लिए ये केस फिट है और ये बनता है। मुझे लगता है सरकार हमारी बात जरूर जरूर सुन। तो आप अगर 5% से 0.75% के लिए सहमत नहीं है, तो क्या नंबर इंडस्ट्री यहाँ पर पुट फोर्थ कर रही है? नहीं, हम अभी सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करेंगे। मुझे लगता है कहीं पर भी ये नंबर 3.5 से 4% के आसपास फिर भी रहना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों को देखते हुए भी। क्योंकि हमारे देश में हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चर जो करते हैं, तो उसमें प्योरिटी, जो सुरेंद्र बुलियन जी, से ही अंतर्राष्ट्रीय प्योरिटी। मापदंड क्या है? अंतरराष्ट्रीय मापदंड में हर कंट्री का अलग अलग मेथोडोलॉजी है। लेकिन जो हमारी हैंडमेड ज्वेलरी होती है, वो इंडिया की हैंडमेड ज्वेलरी, जो स्टडेड ज्वेलरी है, बहुत ही पॉपुलर है। और हैंडमेड ज्वेलरी जब भी बनेगी तो उसमें वेस्टेज ज्यादा होगा। मशीन मेड ज्वेलरी में वेस्टेज कम होगा, ये बात से मैं सहमत हूं, लेकिन हैंडमेड ज्वेलरी में वेस्टेज होगा ही होगा, और सरकार को उसे कंसिडर जरूर करना। फेयर पॉइंट। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो डीजीएफटी रिपोर्ट जो कल यहाँ पर आई है, उसके ऊपर सुरेंद्र जी रिएक्ट करते हुए कि इंडस्ट्री के लिए ये फेवरेबल नहीं है, और जैसे कहा गया कि बातचीत इंडस्ट्री में जारी है, इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सर्कुलर नहीं निकाला गया है, तो वो कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफर कर सकती हैं। एज ऑफ नाउ हमने एक बहुत ही शार्प कट आता हुआ देखा है, जो एज ऑफ नाउ नॉर्म था, और जो नई डीजीएफटी की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, और शायद रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर सून हम यहाँ पर इंडियन ज्वेलरी मार्केट से सरकार की तरफ जाता हुआ देखेंगे। मिलिए तो बात हुई डीजीएफटी के फॉर्म की, लेकिन हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं। दिनेश जी, जहां तक सोने और चांदी की बात है, यहां पर अब आपका क्या सेंस है? बिकॉज पिछले हफ्ते की जो गिरावट थी, इस हफ्ते हमने थोड़ी संभलती हुई देखी है, पिछले 24 घंटों में खरीदारी लौटी है, यहां से क्या करें? जी बिल्कुल मनीषा जी, अगर आप गोल्ड की बात देखते हो तो 74,500 जाके दोबारा ये 70,500 आया, मतलब 4,000 रुपए गया, और सिल्वर इक्वली गिरा। लेकिन जो 4 दिन का सिल्वर का फॉल था, वो एक ही दिन उसने पूरा रिकवर कर लिया, और ये दोबारा 94,500 के आसपास आ गई। मुझे लगता है 94,050 एक डिप मिलता है सिल्वर में, तो ये खरीदारी का ही अवसर रहेगा। 96,200 मुझे लगता है अपसाइड 2 या 3 दिनों में हमें देखने मिल सकता है, और मुझे लगता है डाउनसाइड 93,000 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ की गोल्ड जो है मुझे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है, 72,150 अपसाइड, और मुझे लगता है 71,700 डाउनसाइड। डाउनसाइड आया तो ट्रेडिंग के लिहाज से बाय किया जा सकता है, और 72,150 के आसपास सेल किया जा सकता है। दिनेश जी, साथ ही साथ मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बाइंग फिर से लौटी है, ज्यादातर मेटल्स आज इन द पॉजिटिव हैं, यहाँ पर क्या करने की राय है? जिंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे बाकी काउंटर के मुकाबले। मुझे लगता है 275-40 के आसपास जिंक बाय किया जा सकता है, 278-50 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है, और 272 की स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। कॉपर मुझे लगता है कि जो स्प्रेड था फर्स्ट और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में जून में थोड़ा ज्यादा था, वो स्प्रेड थोड़ा सा गैप कम होता हुआ मुझे लगता है। मुझे लगता है अराउंड 900 के आसपास अगर जून कॉन्ट्रैक्ट आता है तो ही बाय करने की चेष्टा करे। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि नीचे में 895 और अपसाइड 911 ये दायरा ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
ऑल राइट, पिछले एक महीने का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 847 का लो था, 934 का हाई अब तक हम बना चुके हैं। प्रॉफिट टेकिंग के बाद खरीदारी की राय अब यहाँ पर फिर से बनती हुई। साथ ही साथ दिनेश जी, यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करने की राय है? यहाँ पर ओपेक की जो मीटिंग है जून 2 को, वहां पर सबकी नजरें हैं। उसके पहले काफी सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जिसका सीधा फायदा हमने यहाँ पर फिर से प्राइसेस में आता हुआ देखा है। यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे स्ट्रैटेजी? मनीषा जी, अपसाइड अगर देखें तो 7300 ये 6600 के अंदर आ चुका है। मतलब जो जितने जियोपॉलिटिकल टेंशन थे, जो कंडीशन थी, उसने इसको बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं किया है। हालांकि नीचे 6350 से 6550 एक 200 रुपए की इसने पुल बैक रैली दी है। अगर इंट्राडे के लिहाज से मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि 6600 के आसपास इंट्राडे में इसमें सेलिंग बनती है। दोबारा 6500 6470 ये लेवल्स नीचे मुझे नजर आते हैं और 6660 की स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। लेकिन अब जो है ये कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट, एक बेस बनाता हुआ मुझे नजर आता है। कहीं पर भी ये 6470 6480 अगर मिलता है तो इसमें पोजिशनल बाइंग दोबारा एक बार बन सकती है। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर मेटल, सोने चांदी और एनर्जी सभी जगह ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय भी है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे दालों की, जहाँ पर स्टॉक लिमिट की चिंता अब चने को है। साथ ही साथ बाकी एग्रो कमोडिटीज में क्या करना चाहिए, ये भी बताएंगे आपको। दालों पे हेडलाइंस लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर, और सरकार ने चने दाल की तेजी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। ये सूत्रों के मुताबिक मिली खबर है कि सरकार चने में स्टॉक लिमिट लगा सकती है। हमारे साथ हनीबी के फाउंडर दीपक पारेख हैं। दीपक जी नमस्कार। और आप लगातार ये कहते रहे हैं कि ये लास्ट चीज है, सरकार ये कर सकती है, कर सकती है। आप सरकार से बात करके आए हैं क्या? नहीं मैडम, सरकार से बात नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा सरकार का माइंडसेट समझते हैं। तो सरकार आखिरी हथियार, क्योंकि आपने देखा होगा कि 13 से 16% डिफरेंट मंडीज के अंदर चने के जो प्राइस बढ़े हैं, तो सरकार के पास यही एक आखिरी ब्रह्मास्त्र बचता है। पर एट द सेम टाइम मैं सरकार को ये भी एक विनती करूंगा कि ये ब्रह्मास्त्र को यूज करने का टाइम नहीं है। एक साइड पे हमने जब चने को इंपोर्ट्स खोले हैं, अगर इस टाइम अगर स्टॉक लिमिट लाते हैं तो हम एक नेगेटिव मैसेज देते हैं। क्योंकि अगर आप 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ चना इंपोर्ट करना चाहते हैं अपकमिंग सीजन के अंदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर रीजन्स, तो कौन इंपोर्ट करेगा अगर आप अभी स्टॉक लिमिट लगा देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टॉक करना पड़ेगा। 1 मिलियन टन हम 1 महीने में तो कंज्यूम नहीं करेंगे। तो एक इंपोर्टर्स को काफी नेगेटिव मैसेज आएगा। तो मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र है, लेकिन इसको अभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इट इज टू अर्ली टू यूज इट। जिस तरह से लगातार प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी कम है, सरकार ओपन मार्केट से खरीदने की यहाँ पर बात कर रही है। एक और चीज दीपक जी, मॉनसून बेहतर माने जा रहे हैं, बहुत जल्दी बुआई यहाँ पर आगे जाकर शुरू हो जाएगी। वो एक काफी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आगे जाकर हम सरकार की नीतियां कैसे देखते हैं। आप कहेंगे सरकार अगले 2 महीने इसका इंतजार करेगी, या फिर स्थिति एज ऑफ नाउ इमीडिएटली सुधारने की, संभालने की कोशिश करेगी? नहीं, मेरा सजेशन तो सी एडवाइस तो नहीं कर सकते, बिकॉज आई बिलीव वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, सो शी नोज बेटर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर एटलीस्ट बुआई तक वेट करना चाहिए, क्योंकि फार्मर को भी एक शायद नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा अगर सरकार प्राइस को रोकने का कुछ ज्यादा एक्शन लेती है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। जितनी तेजी आनी थी वो सारे सारे फैक्टर्स अभी टेकन केयर ऑफ हो गए हैं। तो यहाँ से अगले 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्पाइक आएगा। शायद 5 से 8% यहाँ से आपको अपसाइड दिखे, पर ये नॉर्मल है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी रुकना चाहिए, और बुआई जैसे चालू है उसका जो इंटेंशन ऑफ फार्मर देख के उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमको ये ब्रह्मास्त्र यूज करने की जरूरत है या नहीं। एक ओवरऑल भी सवाल आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर दालों को लेकर। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, जैसे आपने कहा चने में शायद 5 से 8% की बढ़त देखने को मिल सकती है, बाकी दालों में कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, चाहे वो उड़द है, तुअर है। क्या वहां पर भी सारे बुलिश फैक्टर्स बेक इन हो चुके हैं, या आपको लगता है जो आगे आने वाले 1-1.5 महीने में जो तेजी है वो हम इन दालों में भी देखेंगे? नहीं, हम बाकी दालों में भी थोड़ी तेजी देखेंगे। खासकर अगर हम तुअर की बात करें, उड़द में फैक्टर इन मेजोरिटी हो गया है, तो यहाँ से आप बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देखते हैं अनटिल अनलेस कुछ ब्लैक शीप अगर मार्केट को प्ले करे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तुअर में कंसर्न है, क्योंकि हम तुअर में देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया से जो सॉरी ईस्ट अफ्रीका से जो हमारा जो सप्लाई आता है, उन ओरिजिन पे थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, और काफी हाई प्राइस वो एस्टिमेट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो थोड़ा सा तुअर के अंदर कंसर्न लगते हैं, वहां पे थोड़ी तेजी दिख सकती है। चने में भी शायद मैंने आपको जो बोला कि लास्ट 2 महीने नहीं, लेकिन एज वी रीच इनटू लाइक जुलाई एंड अगस्त सितंबर की हम जब बात करें, वहां पे थोड़े कंसर्न आ सकते हैं। पर अगले 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है, लेकिन कंसर्न्स डेफिनेटली तुअर के अंदर है। कंसर्न कुछ हद तक जो मैंने आपको बताया कि उड़द में हो सकते हैं अगर सम मार्केट प्लेयर्स मैनिपुलेटेड।
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया दीपक जी साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार के सूत्रों की तरफ से, और ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन तभी आती है जब इसके ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं चल रही हो, तो माना ये जा रहा है कि जो नेक्स्ट चीज़ है जो चने के प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए की जा सकती है वो है स्टॉक लिमिट लगाना। और लगातार इंडस्ट्रीज के बारे में कहती भी रही है, लेकिन जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि शायद सही समय नहीं है, रुकना चाहिए। मानसून बेहतर माना जा रहा है, बुआई के नंबर्स यहाँ पर वॉच करें और उसके बाद ही करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है शायद इसका एक रॉन्ग सिग्नल इंडस्ट्री को जा सकता है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को, क्योंकि मॉनसून बेहतर माना जा रहा है, एज ऑफ नाउ भी कंट्री डिवाइडेड है, एक तरफ हीट वेव है, दूसरी तरफ अच्छी खासी बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन आने वाले 10-15 दिन में माना जा रहा है कि काफी सारा एरिया हम कवर होता हुआ देखेंगे। तो जो खरीफ की बुआई है, जो खरीफ क्रॉप्स है, उस लिहाज से कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मानसून सामान्य है, ये काफी अच्छी न्यूज है, लेकिन मानसून के बाद सोइंग होने के बाद भी करीब करीब 90 दिन या 70 दिन लगता है जाके नई फसल लगाती है। तो इस दिन जो है, इस दरमियान मुझे लगता है कि जो भी पल्सेस मार्केट है ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहेगा, प्राइजेस इसमें अपसाइड ट्रेंड करती हुई नजर आएगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सट्रीम मेजर्स आए। स्टॉक लिमिट इज द लास्ट वेपन, जैसे सर ने कहा कि स्टॉक लिमिट इज द लास्ट वेपन दे कुड यूज। अगर ये लगती है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्राइजेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। ओवरऑल जो अंडरटोन है इसका काफी स्ट्रॉन्ग है पल्सेस का, और वो बढ़ता नजर आता है। रही बात बाकी ग्वार और बाकी सारी जो फसलें हैं, मुझे लगता है अगर मानसून सामान्य है तो यहाँ पर भी तेजी कुछ ना कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टेड जरूर रहेगी। साथ ही साथ दिनेश जी, जो सेबी की कल एक रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। जैसे उन्होंने ग्लिच के ऊपर कहा है कि अगर ऐसा होता है तो 15 मिनट में यहाँ पर रेगुलेटर को बताना होगा, आधे घंटे से ट्रेडिंग टाइम यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है। और दूसरी बात ऑफ कोर्स एग्री ऑप्शंस को लेके थी, जहां पर अब टर्नओवर जो लिमिट्स हैं उसे 200 करोड़ से घटा के 100 करोड़ कर दिया गया है। दोनों ही चीजों का इंपैक्ट कैसे देखते हैं? पहले तो एग्री ऑप्शंस का ही, क्योंकि उसको शायद एक पुश की जरूरत थी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मूव है। मतलब जो कमोडिटीज इसके दायरे में नहीं आती शायद वो दायरे में आना शुरू हो जाए। 200 करोड़ से 100 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 50% पर रिड्यूस किया है। मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा बूस्ट जरूर मिलेगा, बट अगर अंडरलाइन कमोडिटीज में ही वॉल्यूम बढ़ जाए तो मुझे लगता है वही काफी बेटर ऑप्शन अभी लगता है। ऑप्शंस में तो खैर एग्री कमोडिटीज के हद तक के बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन एक अच्छा मूव है, एक बेटर मूव है मेरे लिहाज से। हम्म। और जो दूसरा है, जो ग्लिच को लेकर है, ऑफ कोर्स बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हुए हमने नजर नहीं आया, लेकिन आप कहेंगे कहीं ना कहीं रेगुलेटर का ध्यान अब कमोडिटीज की तरफ है और कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमने यहाँ पर भी टाइटन होते हुए देखे हैं। जी बिल्कुल, अलर्टनेस लाई है और काफी अच्छी बात है। मतलब कोई चीज होने से पहले ही अगर हम प्री इंटीमेशन में प्रिकॉशंस लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है। 15 मिनट में अगर आपको पता चलता है कि ग्लिच कुड बी एक्सटेंडेड तो वी कुड टेक मेजर्स अकॉर्डिंगली। मुझे मेरे इस लिहाज से सेबी का एक दोनों भी मूव काफी बेटर है और सकारात्मक है। दिनेश जी, ऐसा माना जा रहा है और काफी सारे सेक्टर से मेरी बातचीत भी हो रही है कि सरकार ऑलरेडी रीच आउट कर रही है वेरियस सेक्टर्स को, क्योंकि नई सरकार आने के बाद अगले 100 डेज का हम देखते हैं, वो हमेशा यहाँ पर बनता है कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं 100 डेज के लिए और क्या क्या वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डालेंगे। तो आपको लगता है कमोडिटी इन एनी केस यहाँ पर कहीं फीचर कर रहा होगा? और अगर आप नई सरकार से कुछ चाहेंगे फर्स्ट 100 डेज में उनके आने के बाद, तो क्या होगा? आपने ये मौका दिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अपना व्यू यहाँ रख पाऊँ। मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि एनसीडीएक्स की जो सारी कमोडिटीज है, एटलीस्ट जो हेजेस के लिए है, ऑयल सीड सेक्टर को या पल्सेस को हो, या हम यूं कहे कि जो ये सारी कमोडिटीज बैन हो रखी है वो दोबारा लाने का पूरा पूरा प्रयास करे और कमोडिटी सेक्टर को एक बूस्ट दे, जो कि एक हमारे देश की समझ लीजिए आप एक जड़ है। ये अगर सेक्टर में बूस्ट आता है, ऑयल सीड के जितने भी प्लेयर्स हैं इनके लिए हेजिंग का कोई टूल नहीं है, अगर ये ऑयल सीड सेक्टर एनसीडेक्स पर दोबारा लाते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक मूव हो सकता है। सरकार से यही गुजारिश है कि आने वाले 100 दिन में इसको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करें। राइट, तो हम ऑफ कोर्स कंपाइल कर रहे हैं सभी सेक्टर्स की तरफ से कि वो क्या चाहते हैं सरकार से पहले 100 दिन में। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की तरफ से यही है कि हेजिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जाए और जो एग्री कमोडिटीज यहां पर सस्पेंडेड हैं उन्हें वापस लेके आया जाए। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स के लिए भी। और अगर आप भी कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो सीएनबीसी आवाज आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों को सिखाएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके, साथ ही मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है ये भी बताया जाएगा। निवेश में कितना जोखिम है और उसे कैसे मैनेज करें, आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कितनी जगह देनी चाहिए, साथ ही एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल के जवाब भी देंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए गए लिंक पर।